नमस्कार साथियों। आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। जैसे कि आपको पता है, काफ़ी कई महीनों से दिल्ली में जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आज आ गई है, यानी कि आज 5 फरवरी है और दिल्ली में सुबह 7 बजे से विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। आपको पता है कि दिल्ली का जो माहौल था इस चुनाव का, वो कई दिनों से काफ़ी गर्मा गर्म हो रखा था। हर पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही थी, एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी बयानबाजी भी चल रहे थे। लेकिन इसके बीच चलते हुए आज हमारा जो एक लोकतंत्र का जो पर्व मनाने का समय होता है वो आज 5 फरवरी को आ गया है। आपको यह भी पता होगा कि यही एक लोकतंत्र का पर्व ऐसा होता है जिसको सभी धर्म जाति समाज के लोग मिलकर मनाते हैं। इसमें पूरा देश एकजुट होकर के इस पर्व को मनाता है और मनाना भी चाहिए, क्योंकि यह हम लोगों की एक स्वतंत्रता का प्रतीक है। इस अधिकार के लिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने काफ़ी लड़ाई लड़ी है, काफ़ी बलिदान दिए हैं, जब जाकर के हमें ये वोटिंग का राइट मिला है। तो हमें इस वोटिंग के राइट को हल्के में नहीं लेना चाहिए और अपना मतदान हमें जरूर करना चाहिए। सरकार भी इस पर बहुत ध्यान देती है, बहुत पैसा खर्च करती है कि लोग घरों से निकलें और अपना वोट जरूर डालें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जो मत होता है वो एक समझ लो कि भगवान का, परमपिता परमात्मा का एक आशीर्वाद होता है। लेकिन बहुत से लोग वोट या मतदान नहीं करते हैं, जिससे कि एक अच्छी विचारधारा या अच्छी पार्टी चुनकर नहीं आती, जिससे कि जिसका खामियाजा सभी लोगों को भुगतना पड़ता है। हालांकि वोटिंग बहुत थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो वोट नहीं डालते हैं, लेकिन उसका खामियाजा पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे राज्य को भुगतना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि वोट जरूर डालना चाहिए, क्योंकि वोट का एक सिस्टम, ऐसी व्यवस्था ऐसी बनाई है हमारे संविधान के तहत, जिससे कि हर आदमी को लगता है कि भाई हाँ, कुछ मेरे हाथ में ताकत है, हाँ कुछ मेरे हाथ में पावर है, हाँ मैं कुछ समाज में बदलाव ला सकता हूँ, हाँ मैं कुछ, जो कि होता है कि मेरी भी इसमें इच्छा होनी चाहिए। तो अपनी इच्छा और अपनी ताकत को, दोनों को एक साथ दिखाने का जो मौका होता है वो ये वोटिंग का होता है। वोट जरूर डालना चाहिए। इसमें हमारी दिल्ली की व्यवस्था इस बार बहुत चाक चौबंद की गई है। आप कई दिनों से देख भी रहे होंगे कि पुलिस जो है और जो बाकी जो अदर फोर्सेज है वो आपको जगह जगह दिखाई दे जाएंगी। रात में गहन चेकिंग होती है, कोई भी गाड़ी व्हीकल लेके जाते हैं उनको पुलिस और जो दूसरी जो हमारी सैनिक व्यवस्था वो अच्छी तरह से चेक करती है। कहीं गाड़ी में कोई शराब तो नहीं जा रही है, पैसा तो नहीं जा रहा है, या और कोई अलग अलग गलत तरह का कोई एलिमेंट तो उसके अंदर नहीं जा रहा है। लेकिन कई दिनों से काफ़ी लोग पकड़े भी जा रहे हैं, पैसा भी जब्त किया जा रहा है, शराब भी जब्त की जा रही है। और खासकर जो इनका मेन टारगेट होता है किसी भी पार्टी का, वो झुग्गी झोपड़ी या थोड़ी वैसी बस्ती के आसपास ज़्यादा होता है, और वहाँ पुलिस की व्यवस्था और भी ज़्यादा चाक चौबंद है। तो इसको देखते हुए इस बार जो दिल्ली का जो वोटिंग का पैटर्न कुछ इस तरह से है कि दिल्ली में इस बार जो हमारे वोटर्स हैं 1,56,14,00,000 वोटर हैं। उसमें करीब 87 लाख वोटर के लगभग जो मैन है, जेंट्स है, पुरुष है, और करीब करीब इसमें 72 लाख करीब करीब इसमें हमारे इसमें महिला वोटर्स हैं। जो टोटल जो हमारे पोलिंग स्टेशन है वो 13,766 है। खैर, ये तो हो गई एक वोटिंग की जो व्यवस्था, वो अपना प्रशासन का काम है, उसमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा वोटिंग के बारे में आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहूँगा कि 2013, उससे पहले देखा दो ही पार्टियां होती थी, कांग्रेस और बीजेपी। हालांकि कांग्रेस ने ही ज़्यादा शासन किया है 15 साल, बीजेपी तो एक ही बार रही थी 93 से 98 तक। उसके बाद 98 से लेकर के 2013 तक कांग्रेस का शासन रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी 2013 में आई। उसके आसपास का जो है बाद के 3 चुनाव हुए 2013 से अब तक दिल्ली विधानसभा के, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा करना चाहूँगा, और साथ में ये बताना चाहूँगा कि वोट डालना जरूरी क्यों है। अगर आप वोट नहीं डालते हैं तो उसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है, और किस तरह से एक पूरे समाज की या जो पूरे लोकतंत्र की भावना सामने निकल कर नहीं आती है, जिससे कि गलत लोग चुने जा सकते हैं, गलत लीडर चुना जा सकता है, गलत पार्टी आ सकती है, जिसका कि एक पूरा लोकतंत्र का जो एक मोटिव है, ये व्यवस्था है, वो खराब हो जाती है। तो हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं 2013 के चुनाव की। 2013 में जो चुनाव हुआ उस टाइम आबादी पार्टी आई थी। बीजेपी को उस समय 33.3% वोट शेयर मिला था, यानी कि 33 पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर था, और उनके जो कैंडिडेट थे वो 31 जीत के आए थे। उसके बाद कांग्रेस का 24.7 वोट प्रतिशत था, और उनके 8 कैंडिडेट जीत के आए थे।
अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी को 29.7% वोट मिला और उनके 28 कैंडिडेट जीत के आए। अब आप तुलना कर सकते हैं, 33% वाले को मिले 31 कैंडिडेट और 24 वाले को मिले 8 और 29 वाले को मिले 28, यानी कि 2-4% से ऊपर नीचे होने से कितना वोट का यानी कि कैंडिडेटों का फर्क पड़ जाता है, इसको आप देख सकते हैं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाले जो नतीजे आए वो 2015 में आए। 2015 में बीजेपी को मिला 32.3% वोट, 32.3, और उनके कैंडिडेट जीत गए कुल 3, यानी कि 2013 में और 2015 के वोटिंग प्रतिशत में बीजेपी को केवल 1% का नुकसान हुआ। बीजेपी का केवल 1% वोट कम हुआ और उनके कैंडिडेट कम हो गए 28, 31 से सीधा 3। अब आप समझ लीजिए 1% वोट कम होने से बीजेपी के 28 कैंडिडेट उठ गए सीधे। अब आ जाइए कांग्रेस पर। कांग्रेस के जो वोट प्रतिशत था 24 का था 2013 में, वो 2015 में 9% रह गया और कैंडिडेट हो गए 0। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी को 54.5% वोट मिला था और उनके जो विधायक जीत के आए थे 67, यानी कि इतिहास है, आज तक का दिल्ली में कभी भी या किसी भी राज्य में इतने ज़्यादा मतों से कोई भी इतने ज़्यादा कैंडिडेट किसी भी पार्टी की जीत के नहीं आए इतने प्रतिशत में। अब बात करते हैं 2020 की। 2020 में बीजेपी को मिले 38.7, यानी कि पहले 32 थे फिर 38 हुए, कुल 6% वोट बढ़ा और कैंडिडेट बढ़ गए उनके 3 से हो गए 8, 5 कैंडिडेट बढ़ गए। कांग्रेस का जो 9 का वोट था वो और गिर के केवल 4% रह गया और कैंडिडेट फिर भी उनके 0 रहे, यानी कि लगातार 2 बार कांग्रेस 0 रही, 2015 में भी और 2020 में भी। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत रहा 53.8 और उनके कैंडिडेट हो गए 62, यानी कि 2015 में आम आदमी पार्टी को 54% था और 2020 में 2015 में 54 था और 2020 में हो गया 53 और कैंडिडेट कितने घट गए 5। अब आप समझ सकते हैं कि 1% से, अब 2 चीज़ें इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है। बीजेपी को 2013 में मिले थे 33% वोट और उनके कैंडिडेट आए 31, यानी कि 33.31 उनके विधायक जीत के आए। वहीं 2015 में उनके 32% उनको वोट मिली और कैंडिडेट हो गए उनके केवल 3, यानी कि 1% वोट घटने से बीजेपी के कैंडिडेट 28 कैंडिडेट एकदम से घट गए। ऐसे ही आप यहां देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी को 54% जहां वोट मिलता है तो वहां उनके कैंडिडेट विधायक जीत के आते हैं 67 और अगले साल 2020 में जब उनको केवल 1% वोट घटता है तो उनके विधायक जीत के आते हैं 62, यानी कि 1% वोट से ही उनके 5 विधायक घट गए। अब आप समझ लीजिए थोड़ा इसमें फेर, बीजेपी का अगर 1% वोट घटा तो उनके कैंडिडेट घट गए 28 और आम आदमी पार्टी का अगर 1% वोट घटा तो उनके कैंडिडेट घट गए 5। कहाँ 28 और कहाँ 5, 23 का फर्क आ गया। इसका फर्क थोड़ा सा अंदेजा जो थोड़ा मैंने थोड़ा विश्लेषण किया है उसका ये निकल के आ रहा है कि काफ़ी जो वोटर्स होते हैं, मतदाता होते हैं, वो ग्रुप में बहुत संगठित वोटिंग करते हैं। आम आदमी पार्टी का जो एक वोटर जो है वो काफ़ी संगठित होकर के वोट करते हैं, जिससे कि ज़्यादा बहुमत वाले वोटर्स भी संगठित होकर वोट ना करके उनकी वोट प्रतिशत ज़्यादा हो जाती है। अब खासकर मैं बात करता हूँ झुग्गी झोपड़ी एरिया में या जो मुस्लिम बाहुल एरिया होता है, इन दोनों जगह में ही वोट प्रतिशत हमेशा ज़्यादा रहता है और जो मिडिल क्लास है या अपर क्लास है या थोड़ा सा स्टेबल है वो लोग कम वोटिंग करते हैं, जिससे कि ज़्यादा होते हुए भी वे लोग एक जो संगठित वोट होती है खासकर झुग्गी झोपड़ियों में और मुस्लिम समुदाय में, उनकी संगठित वोट से आम आदमी पार्टी हमेशा जीत जाती है। अब आप लगाइए 1% वोट अगर कम ज़्यादा होने से कितना बड़ा चुनाव में फेर हो सकता है। इतिहास में भी आपने देखा होगा कि सियालकोट का एक किस्सा बहुत बार आता है। सियालकोट जब हिंदुस्तान पाकिस्तान जब 2 देश अलग बट रहे थे, उस टाइम सियालकोट की वोटिंग हुई तो वहाँ ये पता चल रहा था कि भाई वहाँ जो हिंदू एक बहुत बहुल आबादी था और जो मुस्लिम थोड़े वहाँ कम आबादी वाले थे, वहाँ चुनाव हुआ। उस चुनाव में बहुत से वोटर जो है हिंदू वोटर वोट डालने ही नहीं गए और जो मुस्लिम वोटर थे उन्होंने वोटिंग किया और सियालकोट जो है पंजाब की उसमें पाकिस्तान में चला गया। काफ़ी लोगों को बाद में पश्चाताप हुआ कि हमने वोटिंग क्यों नहीं की।
वोटिंग का जो एक हक या वोटिंग का जो व्यवस्था होती है वो आप केवल निर्भर उस पर नहीं रहते हैं। हाँ ठीक है, वोट आप केवल एक वोट डाल सकते हैं, आपके एक वोट में बहुत ताकत है, लेकिन एक एक करके ये व्यवस्था बहुत बड़ी हो जाती है और जिससे कि समाज का एक असली जो रूप होता है वो बन के आता है। लेकिन कई बार जो है, जो काफ़ी लोग जो वोट नहीं करते हैं, उससे क्या होता है कि एक लोकतंत्र का जो समाज की जो पूरी भावना है या विचारधारा है वो निकल कर नहीं आ पाती और संगठित लोग वोट करके उस विचारधारा पे अपना एक तरह से उनका प्रभुत्व हो जाता है। अब आपने कुछ दिन पहले कश्मीर का देखा होगा मुद्दा। कश्मीर में काफ़ी कम प्रतिशत वोटिंग होती थी क्योंकि वहाँ हमेशा एक टेरर का वो रहता था, आतंक का साया रहता था, जिससे कि कम वोटिंग होती थी तो हमेशा पीडीपी या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जीत के आ जाती थी। इस बार वोटिंग थोड़ी ज़्यादा रही है तो वहाँ सरकार हालांकि बनी नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वहाँ फर्क पड़ा है। तो इस तरह से मेरा मानना ये है कि अगर हम सरकार से कुछ उम्मीद करते हैं, हमारे संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, मौलिक अधिकारों के साथ साथ हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं। मौलिक कर्तव्य में मैं मानता हूँ सबसे बड़ा मौलिक कर्तव्य हमारा वोटिंग करने का है। अगर हमारी सरकार से हमें कुछ आशा है, निराशा है, कुछ इच्छा है, कुछ अनिच्छा है, तो उसको हमारे को व्यक्त करने का एक ही तरीका है, वो है वोटिंग का। हम वोट के जरिए सरकार को बहुत अच्छी तरह से सबक सिखा सकते हैं या किसी सरकार को हम एक उसकी प्रशंसा भी कर सकते हैं और दंड भी दे सकते हैं। यानी कि वोटर के पास एक सरकार को प्रशंसा करने की या उसको दंड देने की ताकत है, लेकिन वो तब है जब हम अपने मताधिकार का पूरा प्रयोग करें और समय से और टाइम से अपनी वोट डालें। अन्यथा आपके मताधिकार का ताकत जो है आप नहीं ले पाएंगे और आप एक बहुल होते हुए भी जो संगठित वो मतदाता होते हैं वो आपके जो अधिकारों का हनन उसमें हो जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि सरकार ने इतनी व्यवस्था की है, इतना पैसा किया है, करीब करीब 2 लाख लोगों को इस चुनाव प्रक्रिया में लगाया गया है। 1.5 करोड़ वोटर्स के लिए 2 लाख लोगों को लगाना एक बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। दिल्ली जैसे छोटे राज्य में इतने ज़्यादा लोगों को उसमें लगाया गया है, तो हमारा भी एक दायित्व बनता है कि हम वोट डाल के आएँ और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अन्यथा हमें कोई हक नहीं है किसी भी सरकार पर उंगली उठाने का, किसी भी नेता पर उंगली उठाने का कि वो नेता ठीक काम नहीं कर रहा, वो सरकार ठीक काम नहीं कर रही। हमारा अगर हम वोट डालने के बाद ही हम उंगली उठाने के हकदार हैं, क्योंकि सरकार ने, संविधान ने हमें एक मौका दिया है उंगली उठाने का और उंगली दबाने का, तो हमें उठानी चाहिए और दबानी चाहिए। तभी हमारे लोकतंत्र की जो व्यवस्था है मजबूत रहेगी और एक अच्छी सरकार, अच्छे नेता लोग चुन के आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो पर बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः आपसे मेरी प्रार्थना है कि अपना मतदान जरूर करें, अपना मतदान जरूर करें, अपने बच्चों को भी जगाएं, फैमिली को, पूरी फैमिली के साथ मतदान जरूर कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।